हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कौन दहशत में आया और कौन नहीं आया ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हाँ एक साल 6 महीने में ऐसी हालत में ज़रूर कर दूंगी कि दहशत में आ ही जाएंगे, अधिकारी भी आ जाएंगे, शासन और प्रशासन का तंत्र आ जाएगा, करना पड़ेगा, भय बिन प्रीत न होए गोसाई। मध्य प्रदेश तो एक बहुत ही प्यारा राज्य है। यहाँ के लोग लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते, हिंसक नहीं है स्वभाव से। कुछ इलाके थे जहाँ हिंसा और अपराध की वारदातें होती थी, जिसमें अपना बुंदेलखंड का भी एक हिस्सा था। अन्यथा यहाँ के लोग बहुत ही शांतिप्रिय और अल्पसंतोषी हैं, मतलब कम मिल गया उसमें खुश रहते हैं। तो मैं तो मुख्यतः यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के बुद्धिजीवियों को, यहाँ के साहित्यकारों को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के संगीतकारों को, उन सबको इसके लिए अभिनंदन करूँगी कि आज मध्य प्रदेश जो है वो एक खुशहाल राज्य के रूप में माना जाता है। और मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ काम करने वाला व्यक्ति वहाँ से जाना नहीं चाहता। आपको पता हो ब्यूरोक्रेसी होती है या नौकरशाही के अन्य जो वर्ग होते हैं, वो लोग रिटायर होने के बाद में आमतौर पर अपने राज्य में लौटते हैं। हमारे राज्य में एक खूबी है, सब लोग यहीं रह गए, वो रिटायर होने के बाद में भी रह गए, क्योंकि ये राज्य ही इतना प्यारा है कि लोग यहाँ से बाहर नहीं होना चाहते हैं। ये बहुत ही शांतिपूर्ण राज्य है, इसलिए मैं यहाँ शराब नहीं टिकने दूँगी, क्योंकि अगर इस राज्य को कोई ख़राब करेगा तो शराब इस राज्य को ख़राब करेगी। क्योंकि पंजाब में यही हुआ था, पंजाब बहुत खुशहाल राज्य था और खेती में ही उसमें समृद्धि का उसकी गाथा थी, समृद्धि की गाथा खेती थी। और उसी में अचानक बच्चों को लत लग गई शराब की। और जब शराब, आपको पता है शराब ही अंत में नशे में बदलती है। जब शराब पीते पीते व्यक्ति उसका आदी हो जाता है तो उसका असर कम हो जाता है, तो वो दूसरी चीज़ों के लिए तड़पता है, वो तो फिर वो नशा करने लग जाता है। तो वो उड़ता पंजाब हो गया। मैं उड़ता मध्य प्रदेश नहीं बनने दूंगी, मैं भविष्य के बारे में कह सकती हूँ कि इसके लिए तो मैं ज़िंदगी दांव पे लगा दूंगी। लेकिन मैंने चूँकि यहाँ एक बार सरकार बनाई है, हमारे साथ लाखों कार्यकर्ताओं ने तपस्या करी और हमने मिल के यहाँ सरकार बना ली थी। और अब वो सरकार इतनी मजबूत बनी, मतलब वो गन्ने की ऐसी फसल बोई कि उसमें पीका के पीका निकलते जा रहे हैं। कांग्रेस का मतलब जड़ ही उगड़ गई कांग्रेस की यहाँ से। तो मैं अपनी जिम्मेवारी समझती हूँ, मैं जिम्मेवारी भविष्य के लिए समझती हूँ। नौजवान पढ़े लिखें, हाईटेक पढ़ाई हो और शराब और नशे जैसी बुराइयों से मुक्त हो। जो वहाँ के लोग पूर्णतः शराबबंदी या नशा मुक्ति लागू करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जो सहयोग मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। इसमें क्या कहेंगे? आप भी बता दीजिए। सागर से आप जब निकल रही थी तो शराब को लेकर आपकी इस तरीके की दहशत थी कि दुकानें ऑटोमेटिक बंद हो गई थी, लेकिन आप छतरपुर आई तो यहाँ पे शराब की दुकानें लगातार खुली थी। इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? वो तो मैं कौन दहशत में आया और कौन नहीं आया ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हाँ एक साल 6 महीने में ऐसी हालत में ज़रूर कर दूंगी कि दहशत में आ ही जाएंगे, अधिकारी भी आ जाएंगे, शासन और प्रशासन का तंत्र आ जाएगा, करना पड़ेगा, भय बिन प्रीत न होए गोसाई। अब ये जो बात उन्होंने मुझे कही है कि गांव-गांव में लोग इससे निकलना चाहते हैं, तो सरकार तो स्वयं उसके लिए नशा मुक्ति अभियान चला रही है। विधायकों को कहा है, जनप्रतिनिधियों को कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि नशे के खिलाफ लोगों को शपथ दिला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कोऑपरेशन नहीं है। जिनको छोड़ना है उनको क्या ज़रूरत है कि कोई नेता उनकी मौजूदगी में उनकी गवाह हो। उनका सबसे ज़रूरी है कि छोड़ने वाले को ही अपनी आत्मा गवाही दे, क्योंकि कितना बर्बाद हो रहा है उसका खुद का परिवार। मैं शराब एक ऐसी चीज़ देखी है जिससे पीने वाला भी जिसको छोड़ना चाहता है, खुशी से नहीं पी रहा है, वो मजबूरी में पी रहा है, उसको लत लग गई इसलिए पी रहा है। अब बाकी बात जो आपने दहशत की कही है तो अगली बार कुछ ऐसा हो जाएगा कि हाँ। लेकिन एक बात मुझे बताओ, वो मेरे आने पर पटापट सटापट बंद हो गए और मैं चली गई सो खुल गए। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि एक नीति के अंतर्गत ही ऐसा फैसला हो जाएगा तो मेरे आने पर बंद और मेरे जाने के बाद खुल गए, ये भी नहीं होगा। ये भी मैं कोई अपनी बहुत ये नहीं मानती हूँ कि कोई 30 मार्खा आ गया और इसलिए फिर बंद हो गए और हम बहुत बड़े थी। नहीं, मैं तो 60 मार्खा बनना चाहती हूँ कि नीति ही ऐसी बन जाए कि खुले ही ना, बंद हो तो खुले ही ना फिर जी। तो ये मूल में अपराधी कौन है, फिर उसके बाद का अपराधी कौन है, वो क्लियर नहीं हो पाता। तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि दुखद हादसा हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी उस घटना से इतने ज़्यादा दुखी हैं कि हम उनके दुख में शामिल हैं और उनके परिजनों के जो हादसे के शिकार हुए उनके दुख में शामिल हैं। और जो लोग तड़प के मर गए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उनको शांति मिले और सबसे बड़ी बात है परिवार के लोगों को धैर्य मिले। प्रदेश में आपके द्वारा स्वयं मुख्यमंत्री जी भी संतुष्ट नहीं होंगे और वो इसमें सुधार करेंगे, वो करने ही वाले हैं। मुख्य बात तो उन्हें कही ही थी कि नई नीति बनाने से पहले जो मंच पे लोग बैठे उन सबको जिनको बुलाया था उनने खुद बुलाया है, खुद इनिशिएटिव लिया है।
तो इसलिए वो सबसे परामर्श करेंगे। अब नई नीति में जो वर्तमान नीति उसमें खामियां हैं। समुचे बुंदेलखंड गांव में अभी आप मैं बिल्कुल, इसलिए मैं तो अभी संतुष्ट हो ही नहीं सकती हूँ जब तक कि वो सारी बातें शामिल न हो जाएं जिनका मैंने आग्रह किया है। आकलन तो आप ही लोग बेस्ट कर पाते हो, इसका आकलन सबसे अच्छा मीडिया करता है, आप लोग करिए इसका आकलन। हम लोग तो, हमारी तो इच्छा है कि हमारी सरकार बने और बहुत अच्छे प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार कैसे बने। आपने पिछले दिनों कहा था कि भाजपा संगठन जातिगत समन्वय के आधार पर जरूरत है, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब तुम सवाल पढ़ के बाद बोलोगे ना तो हम उत्तर भी वहाँ पढ़ लिख के ही भेजेंगे। क्या है कि इसका मतलब सीधा सीधा है, आज राष्ट्रवाद की लहर है, लेकिन जाति भी एक सच्चाई है, और जब तक ये सच्चाई रहेगी तब तक आरक्षण भी रहेगा, क्योंकि अभी भारतीय समाज इस सच्चाई से मुक्त नहीं हो पाया। लेकिन ये टकराव का कारण न बने, उनकी सामाजिक समन्वय का कारण बने। और इसलिए जो बात मैंने कही मैंने ये कही कि किसी भी वर्ग को ये नहीं लगना चाहिए, जाति से ज़्यादा वर्ग शब्द का प्रयोग करती हूँ। और मैंने कहा था क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। संगठन को भी, सरकार को भी ये कहा। इसमें किसी एक जाति विशेष की तरफ भी मेरा इंगित नहीं था, इसमें पिछड़ा या अगड़ा वाला भी नहीं था। सबको साथ लेके चलो ताकि कोई भी अपने आप को वंचित अनुभव न करे। लेकिन मैं वो उस दिन की कल्पना कर रही हूँ जब हमारे देश में ये चीज़ नहीं बचेगी, और वो एक ही तरीके से हो पाएगा जैसा कर्नाटक में लिंगायत समाज हो गया है। विभिन्न वर्णों के लोग इसमें शामिल हुए, और उसका संस्थापक एक ब्राह्मण था, वीर बसवेश्वर बसव गुरु जिनको बसव भगवान कहा जाता है। वो स्वयं एक ब्राह्मण थे, और उन्होंने सबको अपील की थी कि शिवलिंग की उपासना करो, लिंगायत समाज की स्थापना करो, और सब आपस में परस्पर विवाह संबंध करो, भोजन करो, एक दूसरे को मिल, जैसे गुरु नानक देव जी ने किया था, सब सिख। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था, अमृत छकाया था। फिर दयानंद जी ने किया, आर्य समाजी हो गए थे, विवेकानंद जी ने किया, राजा राम मोहन। अलग अलग समय पे हमारे यहाँ पे इस प्रथा में सुधार हुए हैं, और अब आखिरी समय आ गया है जब पढ़े लिखे लोग अपनी ही बौद्धिकता से इस पर नियंत्रण कर लेंगे, क्योंकि अब सब नौजवान बड़े पढ़े लिखे हो गए हैं, अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं, विवाह में कोई माता पिता भी आपत्ति नहीं करते हैं। ये एक अच्छी बात हो गई है कि बड़े प्रेम से दूसरी जाति में विवाह हो जाते हैं, तो जो उनकी पीढ़ी आएगी उसकी तो कोई जाति नहीं होगी, वो सिर्फ उनका धर्म होगा, पूजा पाठ करने की विधि उनकी एक होगी। बाकी ये धीरे धीरे इसलिए हमारे देश में समाप्ति की ओर आ जाएगा। लेकिन जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता है और जब तक इसका अस्तित्व रहेगा, तब तक आरक्षण का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सबको मिलता रहे, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सत्ता में, शासन में, प्रशासन में भागीदारी होती रहे।